काम की बात में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हर बिजनेस लीडर और एमबीए छात्र के जहन में रहता ही है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। यानी बाजार में टिके रहने और आगे बढ़ने की रणनीति। कैसे कोई कंपनी अपनी इंडस्ट्री में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। हाँ, ये सवाल तो हमेशा रहता है। इसके लिए हम दो महत्वपूर्ण स्रोतों को देख रहे हैं। एक तो है माइकल पोर्टर की क्लासिक किताब कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। जी, जो मतलब एक तरह से बाइबल मानी जाती है इस फील्ड में। हाँ बिल्कुल। और दूसरा है जाने माने बिजनेस विचारक रॉजर मार्टिन का एक हालिया लेख जो इसी विषय पर कह सकते हैं नई रोशनी डालता है। हाँ, आज के कॉन्टेक्स्ट में। हमारा मकसद है इन विचारों से ये समझना कि कंपनियां लंबे समय तक चलने वाला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी प्रतिस्पर्धी बढ़त कैसे हासिल कर सकती हैं। सस्टेनेबल एडवांटेज। और क्या वो पुराने सिद्धांत आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में भी उतने ही कारगर हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या लगता है आज के डिजिटल दौर में जहां रोज नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, क्या बिजनेस में जीतने के नुस्खे वही हैं जो दशकों पहले थे? या पूरी कहानी बदल चुकी है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं माइकल पोर्टर के विचारों से। उन्होंने कहा कि किसी भी इंडस्ट्री में कुछ ताकतें फोर्सेस हमेशा काम करती हैं। हाँ, वो 5 फोर्सेस वाला मॉडल। हाँ, जैसे ग्राहकों की मोलभाव करने की शक्ति, सप्लायर्स का दबाव, नए प्रतियोगियों का डर वगैरह। जी। इनसे निपटने और औसत से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कंपनियों के पास मोटे तौर पर उन्होंने कहा 3 रास्ते होते हैं। 3 बेसिक रास्ते जिन्हें उन्होंने जेनेरिक स्ट्रैटेजी कहा। पहली है ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, अपनी पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम लागत पर काम करना। हाँ। ध्यान रहे, ये सिर्फ सस्ता बेचने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सस्ता बेचने से कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी तक हर काम को इतने कुशल तरीके से करना कि आपकी कुल लागत, आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है, वो इंडस्ट्री में सबसे कम हो। अच्छा। इसके लिए अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी स्केल चाहिए होता है। अनुभव से लगातार सीखते हुए लागत घटाना, जिसे एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट्स कहते हैं। राइट। और खर्चों पर बहुत सख्त नियंत्रण रखना, टाइट कंट्रोल। और ये काम कैसे करता है? कम लागत होने से कंपनी को क्या फायदा मिलता है प्रैक्टिकली? देखिए, कम लागत ना एक कवच की तरह है, एक शील्ड है। अच्छा। अगर बाजार में प्राइस वॉर छिड़ जाए तो कॉस्ट लीडर कंपनी तब भी मुनाफा कमा सकती है जब दूसरों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए। शक्तिशाली ग्राहक भी कीमतें एक हद तक ही नीचे ला सकते हैं, यानी अगले सबसे कुशल प्रतियोगी के स्तर तक, उससे नीचे नहीं जा सकते। ओके। अगर सप्लायर दाम बढ़ाते भी हैं तो भी कम लागत वाली कंपनी उसे बेहतर झेल सकती है, उसके पास ज्यादा मार्जिन होता है। सही। और हाँ, ये खुद ही जो नए आने वाले हैं, न्यू एंट्रेंट्स, उनके लिए एक बड़ी रुकावट, एक एंट्री बैरियर बन जाती है। तो संक्षेप में कहें तो ये इंडस्ट्री की लगभग सभी प्रतिस्पर्धी ताकतों से बचाव का एक मजबूत तरीका है। इसे हासिल करने के लिए, जैसा आपने कहा, बड़ा मार्केट शेयर चाहिए होता है अक्सर। हाँ, या फिर कच्चे माल तक सस्ती पहुंच, रॉ मटेरियल्स तक। कई बार प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन करना पड़ता है कि उसे बनाना आसान हो। बिल्कुल, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। शुरुआत में इसमें भारी निवेश, हैवी इन्वेस्टमेंट। हाँ, और शायद कुछ शुरुआती नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। एग्रेसिव प्राइसिंग करनी पड़ती है मार्केट शेयर लेने के लिए। पुराने उदाहरणों में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स या लिंकन इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां आती हैं। हानिश फेगर का उदाहरण भी दिलचस्प था क्रेन इंडस्ट्री में। हाँ, उन्होंने अपने क्रेन को रीडिजाइन किया ताकि आसानी से बने और सर्विस हो, ज्यादा मात्रा में पार्ट्स खरीदें, कीमतें घटा दी, और उनका मार्केट शेयर तेजी से बढ़ गया। बिल्कुल, कॉस्ट लीडरशिप का क्लासिक केस। तो ये हुआ पहला रास्ता, सबसे सस्ता बनना, लो कॉस्ट लीडर। दूसरा रास्ता इससे बिल्कुल अलग है, डिफरेंशिएशन। हाँ, डिफरेंशिएशन का मतलब है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इंडस्ट्री में कुछ खास, कुछ अनूठा, यूनिक बनाना। यूनिक? ऐसा कुछ पेश करना जिसे ग्राहक बाकियों से अलग और बेहतर माने। ये अलग पहचान कई चीजों से आ सकती है ना? बिल्कुल, जैसे बेहतरीन डिजाइन या ब्रांड इमेज। सोचिए मर्सिडीज की गाड़ियां, या अनोखी टेक्नोलॉजी या खास फीचर्स, जैसे वो जेनेर इलेक्ट्रिक रेंज में था। हाँ, या फिर शानदार कस्टमर सर्विस या एक मजबूत डीलर नेटवर्क जैसे कैटरपिलर का है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में। आदर्श रूप से तो कंपनी कई पहलुओं पर खुद को अलग बनाती है। और ये रणनीति कैसे बचाती है? अगर आपकी लागत ज्यादा है तो भी,
मतलब हाउ डज इट वर्क? देखिए, जब ग्राहक आपके ब्रांड या आपकी पेशकश के प्रति वफादार, लॉयल हो जाते हैं, हाँ। तो वो सिर्फ कीमत नहीं देखते, वो उस खासियत के लिए, उस यूनिकनेस के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार रहते हैं। अच्छा। इससे कंपनी को बेहतर मार्जिन मिलता है। कॉस्ट लीडरशिप की जरूरत नहीं रहती यहाँ। ओके। ग्राहकों की यही लॉयल्टी और आपकी अनोखी पहचान नए प्रतियोगियों के लिए बाजार में आना मुश्किल बना देती है। एंट्री बैरियर यहाँ भी बनता है। राइट। बेहतर मार्जिन होने से आप सप्लायर के बढ़ते दामों का सामना भी बेहतर कर सकते हैं। और क्योंकि ग्राहकों के पास ठीक वैसा ही दूसरा विकल्प नहीं होता, उनकी मोलभाव की शक्ति यानी बायर पावर भी कम हो जाती है। लेकिन इसमें भी चुनौती है। जैसा आपने कहा, खास बनने के लिए अक्सर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ये इसका ट्रेड ऑफ है। रिसर्च पर, अच्छे मटेरियल पर, बेहतर सर्विस देने पर तो आप शायद सबसे कम लागत वाले ना रह पाएं। तो कॉस्ट पर नजर तो रखनी होगी। बिल्कुल, नजर तो रखनी पड़ती है, लेकिन पहली प्राथमिकता लागत कम करना नहीं होती। यहाँ पहली प्राथमिकता है वो खासियत बनाए रखना जिसके लिए ग्राहक ज्यादा कीमत दे रहे हैं। और कभी-कभी बहुत ज्यादा खासियत बनाने के चक्कर में मार्केट शेयर शायद उतना बड़ा ना हो पाए। हाँ, ये हो सकता है। मतलब एक्सक्लूसिविटी और मार्केट शेयर में कभी-कभी टकराव होता है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। कैटरपिलर का उदाहरण हमने देखा, उनके महंगे उपकरण के बावजूद उनका मार्केट शेयर काफी बड़ा है। क्योंकि ग्राहक उनकी ड्यूरेबिलिटी और सर्विस नेटवर्क को बहुत वैल्यू देते हैं। एग्जैक्टली। तो वो डिफरेंशिएशन उनके लिए काम कर रहा है। तो या तो सबसे कम लागत वाले बनो या सबसे खास। पोर्टर ने एक तीसरा रास्ता भी बताया, फोकस। जी, फोकस स्ट्रैटेजी। ये कहती है कि पूरी इंडस्ट्री पर छाने की कोशिश करने की बजाय किसी एक खास ग्राहक समूह अच्छा। या प्रोडक्ट लाइन के किसी हिस्से या किसी खास भौगोलिक बाजार पर अपना पूरा ध्यान लगा दो, फोकस करो। इसका आइडिया क्या है? मतलब ऐसा क्यों करें? आइडिया ये है कि आप उस छोटे सीमित दायरे, उस नैरो टारगेट की जरूरतों को उन प्रतियोगियों से बेहतर समझ सकते हैं और पूरा कर सकते हैं जो सबको साधने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ब्रॉड मार्केट प्लेयर से बेहतर। ओके। इसका नतीजा ये होता है कि या तो आप उस खास सेगमेंट के लिए डिफरेंशिएशन हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आप उन्हें बेहतर समझते हैं। हाँ, क्योंकि आप उनकी जरूरतें ज्यादा बारीकी से समझते हैं, या फिर उस सेगमेंट को सर्विस करने में आपकी लागत कम हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि आप सिर्फ वही करते हैं जो उनके लिए जरूरी है, फालतू के खर्चे नहीं करते जो ब्रॉड मार्केट प्लेयर को करने पड़ते हैं। अच्छा। या कभी-कभी दोनों ही हो जाता है, डिफरेंशिएशन भी और कॉस्ट एडवांटेज भी उस स्पेसिफिक सेगमेंट में। मतलब पूरी इंडस्ट्री के हिसाब से शायद आप सबसे सस्ते या सबसे अलग न हो, बिल्कुल। पर अपने चुने हुए छोटे से मैदान में, अपने नीच में आप ये बन जाते हैं। बिल्कुल सही। आप अपने सेगमेंट के लीडर बन जाते हैं, या तो कॉस्ट में या डिफरेंशिएशन में। और जैसा हमने देखा, कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन दोनों ही आपको प्रतिस्पर्धी ताकतों से बचाते हैं। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे पोर्टर ने पोर्टर पेंट का उदाहरण दिया था। हाँ। वो सिर्फ प्रोफेशनल पेंटर्स पे फोकस करती है। अच्छा। उन्हें फ्री कलर मैचिंग, छोटी मात्रा में भी तेज डिलीवरी जैसी सुविधाएं देती हैं जो आम पेंट कंपनियां शायद ना दें। या मार्टिन ब्रावर, एक फूड डिस्ट्रीब्यूटर, उन्होंने सिर्फ 8 बड़ी फास्ट फूड चेन्स को अपना ग्राहक बनाया। सिर्फ 8? हाँ, और अपनी पूरी व्यवस्था, मतलब सप्लाई चेन, ऑर्डरिंग सिस्टम, वेयरहाउस लोकेशन, सब कुछ उन्हीं की खास जरूरतों के हिसाब से ढाल लिया। तो उससे क्या हुआ? उससे वो उस सेगमेंट के लिए सबसे कम लागत वाले डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। वाह, तो ये फोकस का कमाल है। जी। लेकिन फोकस करने का मतलब है कि आप शायद पूरी इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा छोड़ रहे हैं। ये एक तरह का लिमिटेशन भी है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ मुनाफे और कुल बिक्री, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स वॉल्यूम के बीच एक चुनाव, एक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। आप एक छोटे तालाब के बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। समझ गया। तो ये 3 रास्ते हुए, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। लेकिन पोर्टर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देते हैं। जी। बीच में फंसने की, स्टक इन द मिडल कहा उन्होंने। हाँ, और ये वाकई खतरनाक स्थिति है। बहुत बुरी जगह है ये बिजनेस के लिए। ये कौन सी कंपनियां होती हैं? ये वो कंपनियां हैं जो स्पष्ट रूप से इन 3 में से कोई एक रास्ता नहीं चुन पाती, कंफ्यूज्ड रहती हैं। अच्छा। उनके पास ना तो कॉस्ट लीडर बनने लायक मार्केट शेयर या निवेश होता है, न ही इंडस्ट्री में पहचानी जाने वाली कोई खासियत, कोई डिफरेंशिएशन होता है, और ना ही किसी छोटे सेगमेंट पे उनका मजबूत फोकस होता है। वो सब कुछ करने की कोशिश करती हैं, सबके लिए। इसका नतीजा क्या होता है फिर? नतीजा लगभग हमेशा कम मुनाफा होता है, लो प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो कम कीमत चाहने वाले बड़े ग्राहकों को भी खो देते हैं, वो तो कॉस्ट लीडर के पास चले जाते हैं। हाँ। और ज्यादा मार्जिन देने वाले खास ग्राहकों को भी खो देते हैं, वो डिफरेंशिएटेड या फोकस्ड कंपनियों के पास चले जाते हैं। तो वो बीच में रह जाते हैं। बिल्कुल। वो अक्सर हर ग्राहक को खुश करने की कोशिश में लगी रहती हैं और किसी को भी ठीक से संतुष्ट नहीं कर पाती। उनका अंदरूनी कल्चर भी बड़ा उलझा हुआ, कंफ्यूज रहता है। पोर्टर ने कोई उदाहरण दिया था इसका? हाँ,
उन्होंने लिफ्ट ट्रक इंडस्ट्री में क्लार्क इक्विपमेंट का जिक्र किया था उस समय कि उनके पास बड़ा मार्केट शेयर तो है, लेकिन ना तो वो जापानी कंपनियों जैसे टोयोटा, कोमासू की तरह बेहद कम लागत वाले थे और ना ही हिस्टर की तरह टेक्नोलॉजी या बड़े ट्रकों पर फोकस करके खास बने थे। तो वो बीच में कहीं थे। तो जो बीच में फंस गया उसके लिए रास्ता क्या है? क्या करे वो कंपनी? देखिए, उन्हें एक बुनियादी फैसला लेना ही पड़ता है, फंडामेंटल चॉइस। क्या? या तो वो पूरी ताकत लगाकर कॉस्ट लीडरशिप की ओर बढ़ें, इसमें भारी निवेश लग सकता है, मार्केट शेयर खरीदना पड़ सकता है। ओके। या फिर वो किसी खास सेगमेंट पर फोकस करें या कोई अनूठी पहचान मतलब डिफरेंशिएशन बनाएं, भले ही इसके लिए उन्हें अपना मार्केट शेयर कम करना पड़े, उसे छोड़ना पड़े। तो ये चुनाव किस पर निर्भर करेगा? ये कंपनी की अपनी ताकत और कमजोरियों पर, उसकी क्षमताओं पर और इंडस्ट्री की स्थिति पर निर्भर करेगा। आसान फैसला नहीं होता ये। दिलचस्प बात यह है कि पोर्टर ने इशारा किया था कि कुछ इंडस्ट्रीज में मुनाफे और मार्केट शेयर के बीच एक यू आकार का रिश्ता दिखता है। हाँ, वो यू शेप्ड कर्व। मतलब या तो बहुत बड़ी कंपनियां जो कॉस्ट लीडर कमाती हैं या बहुत छोटी फोकस डिफरेंशिएटेड, और बीच वाली मीडियम साइज वाली वो संघर्ष करती हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये हर जगह हर इंडस्ट्री में लागू नहीं होता। अच्छा। कुछ इंडस्ट्रीज सिर्फ कॉस्ट का खेल होती है, तो कुछ में सिर्फ डिफरेंशिएशन या फोकस ही मायने रखता है। इसे इंडस्ट्री के हिसाब से ही देखना पड़ता है। और हर स्ट्रैटेजी के अपने जोखिम भी हैं, है ना? ऐसा नहीं कि चुन लिया और काम हो गया। बिल्कुल, कोई भी स्ट्रैटेजी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होती, रिस्क्स तो हैं ही। क्या रिस्क्स है? देखिए, सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि आप उसे ठीक से लागू ही न कर पाएं, मतलब एग्जीक्यूशन में फेल हो जाएं। हाँ, ये तो है। दूसरा, बाजार बदल सकता है, इंडस्ट्री बदल सकती है और आपकी चुनी हुई स्ट्रैटेजी का महत्व कम हो सकता है, वो इररिलेवेंट हो सकती है। जैसे कॉस्ट लीडरशिप में क्या जोखिम है? टेक्नोलॉजी बदल सकती है और आपके पुराने निवेश, पुराने प्लांट्स बेकार हो सकते हैं। नए खिलाड़ी, नई कॉम्पिटिटर्स नकल करके या नई टेक्नोलॉजी में निवेश करके आपसे भी कम लागत हासिल कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि लागत पर अत्यधिक ध्यान देने से आप जरूरी प्रोडक्ट या मार्केटिंग बदलावों को नजरअंदाज कर दें, जैसे फोर्ड ने मॉडल टी के साथ किया था। बिल्कुल, वो कॉस्ट कम करने पर इतने फोकस थे कि जब ग्राहक स्टाइल और आराम चाहने लगे तो वो पिछड़ गए। और महंगाई भी आपका कॉस्ट एडवांटेज कम कर सकती है। और डिफरेंशिएशन के जोखिम? डिफरेंशिएशन में खतरा यह है कि आपके और कम लागत वाले प्रतिस्पर्धियों के बीच कीमत का अंतर, प्राइस गैप, इतना बढ़ जाए कि ग्राहक आपकी खासियत को छोड़कर सस्ती चीजें खरीदने लगे कि भाई इतना महंगा क्यों ले। हाँ, या ग्राहकों की जरूरतें बदल सकती हैं और वो आपके डिफरेंशिएटिंग फैक्टर को उतना महत्व न दें जितना पहले देते थे। ओके। या फिर सबसे कॉमन कि प्रतिस्पर्धी आपकी यूनिक फीचर्स की नकल कर लें, कॉपी कर लें, खासकर जब इंडस्ट्री मैच्योर हो जाती है। सही। और फोकस स्ट्रैटेजी के क्या जोखिम है? फोकस में खतरा यह है कि आपके टारगेट सेगमेंट और बाकी बाजार की जरूरतें धीरे धीरे मिलने लगें, वो अंतर खत्म हो जाए। अच्छा। तो फिर आपके फोकस का कोई खास फायदा नहीं रहेगा। या फिर आपके और जो ब्रॉड रेंज वाले कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बीच लागत का अंतर इतना बढ़ जाए कि आपके नैरो टारगेट को सर्व करने का कॉस्ट एडवांटेज खत्म हो जाए। या फिर कोई और प्रतियोगी आपकी ही टारगेट सेगमेंट के अंदर और छोटा सब सेगमेंट, मतलब एक और नीश ढूंढकर आपको आउट फोकस कर दे। वाओ, मतलब रिस्क्स तो हर जगह है। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी चुनने के साथ साथ इन रिस्क्स को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। तो ये तो हुई पोर्टर की बात जो लगभग 40 साल पुरानी है। अब सवाल उठता है कि क्या ये आज भी उतनी ही सच है? हाँ, रेलेवेंस का सवाल। आज का बिजनेस माहौल तो बहुत अलग है। इंटरनेट, ग्लोबलाइजेशन, नए टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। इसी पर रॉजर मार्टिन ने अपने लेख में विचार किया है। उनका क्या कहना है? हाँ, मार्टिन का कहना है कि देखिए, पहले बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG के ब्रूस हेंडरसन ने कहा था कि सफलता का एक ही रास्ता है, रिलेटिव मार्केट शेयर से कॉस्ट एडवांटेज पाना। सबसे बड़े बनो, सबसे सस्ते बनो। फिर पोर्टर आए और उन्होंने कहा नहीं, एक और रास्ता है, डिफरेंशिएशन। आप खास बनकर भी जीत सकते हैं। राइट। मार्टिन मानते हैं कि अगर आप बुनियादी अर्थशास्त्र मतलब बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखें तो आज भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के यही दो मूल तरीके हैं फंडामेंटली। वो इसे कैसे समझाते हैं? कुछ डिमांड कर्व वगैरह का जिक्र किया था उन्होंने। हाँ, वो इसे डिमांड कर्व से समझाते हैं। डिमांड कर्व दिखाता है कि कीमत बदलने पर मांग कैसे बदलती है। ठीक है। तो मार्टिन कहते हैं या तो आपकी कंपनी का डिमांड कर्व सपाट है, फ्लैट है। उसका क्या मतलब? मतलब ग्राहक आपके और प्रतियोगी के प्रोडक्ट में कोई खास फर्क नहीं देखते, वो कमोडिटी जैसा है। ऐसे में आप सिर्फ प्राइस टेकर होते हैं, आप कीमत तय नहीं कर सकते, बाजार जो दे रहा है वही लेना पड़ेगा।
यहाँ जीतने का एक ही तरीका है, सबसे कम लागत, ओनली लो कॉस्ट विंस। ओके। और दूसरा, या फिर आपका डिमांड कर्व नीचे की ओर झुका हुआ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका मतलब? इसका मतलब है कि ग्राहक मानते हैं कि आपके ऑफर में कुछ खास है, कुछ वैल्यू है। वो कीमत और उस खासियत के बीच चुनाव करने को, ट्रेड ऑफ करने को तैयार हैं। अच्छा। यहाँ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी कामयाब हो सकती है, बशर्ते आप लागत को काबू में रख सकें और ग्राहकों को यकीन दिला सकें कि आप वाकई अलग हैं। तो मार्टिन के हिसाब से मूल सिद्धांत, जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, वो वही हैं। हाँ, उनका मानना है कि फंडामेंटली एडवांटेज या तो कॉस्ट से आता है या डिफरेंशिएशन से। लेकिन फिर आज बदला क्या है? माहौल तो बदला है। मार्टिन कुछ चीजों की ओर इशारा करते हैं। पहली, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा की रफ्तार और तीखापन, मतलब इंक्रीज फेरोसिटी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मार्टिन मानते हैं कि आज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पर हमले ज्यादा तेजी से होते हैं और ज्यादा जोरदार होते हैं। कंपटीशन बहुत इंटेंस हो गया है। क्यों? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन एक बड़ा कारण है। पूंजी मतलब कैपिटल तक आसान पहुंच और सूचना की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, इन सब ने किसी भी बढ़त को, किसी भी एडवांटेज को लंबे समय तक बनाए रखना बहुत मुश्किल बना दिया है। तो एडवांटेज अब टिकता नहीं है ज्यादा देर। हाँ, वो ज्यादा नाजुक हो गया है, फ्रेजाइल हो गया है। पर क्या इसका मतलब है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अब रहा ही नहीं? कुछ लोग तो कहते हैं एज ऑफ टेम्पररी एडवांटेज है अब। नहीं, मार्टिन ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये कहना कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का अंत हो गया है, ये भी सही नहीं है, ये ओवरस्टेटमेंट है। अच्छा। वो साउथवेस्ट एयरलाइंस, आइकिया, वैनगार्ड जैसी कंपनियों का उदाहरण देते हैं जो दशकों से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। हाँ, ये तो है। तो हाँ, एडवांटेज शायद पहले से ज्यादा नाजुक हो गया है, पर खत्म नहीं हुआ है। उसे बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। ठीक है। दूसरी चीज जो बदली है वो है नए बिजनेस मॉडल, खासकर इंटरनेट वाले। हाँ, जैसे प्लेटफॉर्म बिजनेस या टू साइडेड मार्केट, ईबे, उबर, एयरबीएनबी वगैरह। क्या ये पोर्टर के मॉडल को चुनौती देते हैं? क्या ये कॉस्ट या डिफरेंशिएशन से अलग कुछ है? मार्टिन का तर्क है कि ये मॉडल दिखने में नए लग सकते हैं, पर इनका मूल विचार उतना नया नहीं है। कैसे? वो कहते हैं क्रेडिट कार्ड भी तो एक तरह का टू साइडेड मार्केट ही है, कार्ड होल्डर और मर्चेंट को जोड़ता है। हाँ, बात तो सही है। इंटरनेट ने बस इन मॉडलों को बड़े पैमाने पर फैलाना आसान और सस्ता बना दिया है। स्केल करना इजी हो गया है। और मार्टिन ये भी कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि आपका बिजनेस मॉडल टू साइडेड या प्लेटफॉर्म है, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की गारंटी नहीं है। अच्छा। उबर को भी तो लिफ्ट से या भारत में ओला से मुकाबला करना पड़ता है, कंपटीशन तो वहां भी है। तो फिर एडवांटेज कहाँ से आता है? मार्टिन पूछते हैं कि क्या ये मॉडल खुद में एक एडवांटेज है या ये सिर्फ कॉस्ट या डिफरेंशिएशन एडवांटेज हासिल करने का एक नया जरिया, एक नया तरीका है। और उनका झुकाव किस तरफ है? उनका झुकाव दूसरे विकल्प की ओर है कि ये नए मॉडल असल में कॉस्ट कम करने या कुछ यूनिक ऑफर करने के नए तरीके हो सकते हैं। फंडामेंटल एडवांटेज अभी भी कॉस्ट या डिफरेंशिएशन ही है। ओके। और तीसरा बदलाव है इकोसिस्टम का उदय, राइज ऑफ द इकोसिस्टम। आजकल कंपनियां अक्सर अकेली नहीं खेलती। बिल्कुल, वो दूसरी कंपनियों, पार्टनर्स, यहाँ तक कि कस्टमर्स के साथ मिलकर वैल्यू क्रिएट करती हैं और कम्पीट करती हैं। एक नेटवर्क सा बन जाता है। इसका कोई पुराना उदाहरण? जापान के खेरेत्सु, वो कंपनियों के आपस में जुड़े समूह, वो इसका क्लासिक उदाहरण है। एप्पल का इकोसिस्टम देख लीजिए, ऐप डेवलपर्स, एक्सेसरी मेकर्स, सब मिलकर वैल्यू बनाते हैं। तो क्या इकोसिस्टम बनाना एक नई जेनेरिक स्ट्रैटेजी है? यहाँ भी मार्टिन का तर्क वही है। इकोसिस्टम बनाना एक तरीका हो सकता है, एक रणनीति हो सकती है, एक व्हीकल हो सकता है। लेकिन उस इकोसिस्टम से जो एडवांटेज मिलेगा वो आखिरकार या तो कॉस्ट एडवांटेज होगा, जैसे मिलकर लागत कम करना। हाँ, सप्लाई चेन इंटीग्रेट करके या रिसोर्स शेयर करके, या फिर वो डिफरेंशिएशन एडवांटेज होगा, जैसे मिलकर ग्राहकों को कुछ ऐसा देना जो अकेले देना मुश्किल था, एक सीमलेस एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो तरीका नया हो सकता है, पर एडवांटेज का मूल प्रकार, जो फंडामेंटल सोर्स है, वो वही रहता है। या तो आप सस्ते हैं या आप खास हैं। तो रॉजर मार्टिन का कुल मिलाकर कहना है कि हाँ, माहौल बदला है, कंपटीशन तेज हुआ है, एडवांटेज बनाए रखना मुश्किल हुआ है, और एडवांटेज हासिल करने के नए तरीके, नए नुस्खे आ गए, जैसे प्लेटफॉर्म, इकोसिस्टम। बिल्कुल। लेकिन इन सब बदलावों के बावजूद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बुनियादी आधार,
जो फंडामेंटल ड्राइवर्स हैं वो आज भी वही दो हैं। या तो आप लागत में बाकियों से बेहतर हों, लो कॉस्ट, या आप ग्राहकों की नज़र में बाकियों से अलग और खास हों, डिफरेंशिएशन। जो लीडर इस बुनियादी बात को, इस फंडामेंटल ड्युअलिटी को साफ तौर पर समझेंगे और अपनी रणनीति इसी आधार पर चुनेंगे, उनके सफल होने की संभावना ज्यादा है। और वो स्टक इन द मिडिल वाली वार्निंग, वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। बीच में फंसने का खतरा आज भी उतना ही बड़ा है, शायद पहले से ज्यादा। क्लैरिटी ऑफ स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा माइकल पॉटर की जेनेरिक स्ट्रैटेजी और रॉजर मार्टिन के जरिए उनकी आज की प्रासंगिकता पर। हमने देखा कि कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस ये 3 मुख्य रास्ते हैं। हाँ, और बीच में फंसने से बचना कितना जरूरी है। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि हालांकि बिजनेस का माहौल बदला है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, नए मॉडल्स आए हैं। हाँ, दुनिया तेज हो गई है। लेकिन सफलता के मूल मंत्र, या तो सबसे कम लागत या सबसे खास पेशकश, ये आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। ये फंडामेंटल्स हैं जो टिके हुए हैं। हाँ। एमबीए छात्रों और बिजनेस मैनेजर्स के लिए ये बातें रणनीति बनाते समय सोचने के लिए बहुत अहम है। कैसे? अपनी कंपनी या किसी प्रतियोगी का विश्लेषण करते समय ये सवाल पूछना जरूरी है। यहाँ असली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहाँ से आ रहा है? क्या ये कॉस्ट है, या डिफरेंशिएशन है, या किसी खास सेगमेंट पर फोकस है? क्या कहीं हम अनजाने में बीच में तो नहीं फंस रहे? अपनी रणनीति को स्पष्ट रूप से चुनना और फिर उस पर टिके रहना, रिसोर्स एलोकेट करना, ये आज भी सफलता की कुंजी है। चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी। आज की डेटा संचालित दुनिया में क्या डेटा अपने आप में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का एक नया स्रोत बन गया है? इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या ये पॉटर के कॉस्ट, डिफरेंशिएशन या फोकस के दायरे में ही फिट होता है? मतलब क्या डेटा आपको कॉस्ट कम करने में मदद करता है, या कुछ यूनिक ऑफर करने में, या किसी सेगमेंट पर फोकस करने में? हाँ, या ये किसी चौथी नई तरह की जेनेरिक स्ट्रैटेजी की ओर इशारा कर रहा है, जिस पर हमें भविष्य में और गहराई से सोचना होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। डेटा का रोल क्या है स्ट्रैटेजी में? इस गहरी बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है काम की बात की आज की चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।